नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जातिवाद। मतलब जन्म या वंश के आधार पर जो समाज में भेदभाव होता है, ऊंच नीच की व्यवस्था। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस क्या कहते हैं, जटिल मुद्दे पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो जातिवाद है, ये दुनिया के कई हिस्सों में कैसे मौजूद है, मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं। और हाँ, भारत में इसकी मुख्य चुनौतियां क्या-क्या हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं लगता कि जाति जैसी व्यवस्थाएं सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल। जापान के बुराकुमिन से लेकर यमन के अल हकदम तक इसके कई रूप हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जातिवाद को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक सामाजिक वर्गीकरण, मतलब एक सोशल कैटेगरी नहीं है। ये असल में अधिकारों, संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में एक बड़ी असमानता पैदा करता है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो दक्षिण एशिया में, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं दिखती हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय हिंदू परंपराओं से, आप कह सकती हैं, प्रभावित हैं या विरासत में मिली हैं। हाँ, और ये भी पढ़ने में आया कि पाकिस्तान में मुस्लिम समुदायों के बीच भी ये भेदभाव है। जी हाँ, जैसे शेख, सैयद, अरेन और दलित समूहों में। बिल्कुल। श्रीलंका में भी सिंघली और तमिल आबादी के बीच जातिगत विभाजन की बात कही गई है। अच्छा, तो ये तो दक्षिण एशिया की बात हुई, पर जैसे जापान का बुराकुमिन है या यमन का अल अकदम, क्या इनमें भी कोई वैसा ही गहरा ऐतिहासिक या धार्मिक कनेक्शन है जैसा भारत से जोड़ा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जापान में बुराकुमिन समुदाय है। हालांकि कानूनी तौर पर तो भेदभाव खत्म हो गया है वहाँ, पर आज भी वो एक ऐतिहासिक कलंक जैसा झेलते हैं। सामाजिक भेदभाव होता है नौकरी वगैरह में। इसी तरह अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, मोरिटानिया, माली, नाइजर जैसे देशों में गुलामों के वंशज या कुछ कारीगर जातियां हैं। अच्छा, और यमन में अल अखदम समूह, ये सभी अपनी वंशानुगत स्थिति के कारण बहुत गंभीर भेदभाव का सामना करते हैं। बल्कि आप मध्ययुगीन यूरोप की जो कठोर वर्ग व्यवस्था थी, या आज भी रोमानी लोगों के साथ जो बर्ताव होता है, उसमें भी कुछ समानताएं देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये दिखाता है कि जन्म पर आधारित सामाजिक ऊंच नीच का विचार अलग अलग संस्कृतियों में कैसे कैसे पनपा है। रूप अलग हो सकते हैं, पर विचार कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। चलिए अब भारत पर आते हैं। यहाँ तो यह व्यवस्था शायद सबसे ज्यादा गहरी और जटिल मानी जाती है ना? हाँ, काफी जटिल है। यहाँ की जाति व्यवस्था को अक्सर हिंदू धर्म और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों से जोड़कर देखा जाता है। ये ग्रंथ सामाजिक आचार संहिता और वर्गीकरण की काफी विस्तृत व्याख्या करते हैं। पारंपरिक रूप से तो 4 वर्णों की बात होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये भेदभाव कई शक्लों में दिखता है। गैर कानूनी होने के बावजूद छुआछूत आज भी कई जगह है। हाँ, ये तो है। घरों में, पानी के स्रोतों पर, खाने पीने में, स्कूलों में भी अलगाव देखने को मिल जाता है। दलितों के खिलाफ हिंसा, मारपीट, यौन उत्पीड़न, यहाँ तक कि हत्या, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। और राजनीति में भी जाति का असर तो दिखता ही है। हालांकि भारत में इसके खिलाफ काफी मजबूत कानूनी उपाय भी हैं। जी हाँ, कानून तो है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 15 और 17 जो किसी भी तरह के जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत को मना करते हैं। और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसा कड़ा कानून भी है। फिर वो आरक्षण की व्यवस्था भी है, शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में SC/ST OBC के लिए। लेकिन इन कानूनों के बावजूद जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। चुनौतियां बनी हुई हैं। अच्छा, जैसे निजी क्षेत्र में, मंदिरों में घुसने को लेकर, शादी ब्याह के मामलों में, और खासकर गांव देहात में भेदभाव अब भी जारी है। और शहरों में भी शायद उतना खुलकर नहीं, पर अप्रत्यक्ष जातिवाद दिखता है, जैसे नौकरी देते समय या किराए पर घर देते वक्त, या आजकल डेटिंग वगैरह में भी। हाँ, ये बातें सुनने में आती है। और अंतरजातीय शादियों का विरोध, कभी कभी तो हिंसक विरोध, ऑनर किलिंग की घटनाएं, ये भी आम है। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो यह साफ दिखता है कि सिर्फ कानून बना देना वो सामाजिक पूर्वाग्रहों को, जो गहरी जड़ें जमा चुके हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, जातिवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक मानवाधिकार मुद्दा है। बिल्कुल। दुनिया भर में इसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग संदर्भों में, और भारत में इतने सारे कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद ये एक बहुत गहरी सामाजिक चुनौती बनी हुई है। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर सामाजिक बदलाव इतना धीमा क्यों है।
शायद इसलिए क्योंकि जाति सिर्फ एक सामाजिक श्रेणी नहीं है, ये लोगों की संस्कृति, उनकी पहचान, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था में भी बहुत गहराई तक समाई हुई है। तो फिर जातिवाद से निपटने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और असल में समान अवसर पैदा करने की जरूरत है। लगातार काम करना होगा। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी, क्योंकि जाति, पहचान और संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ी है, तो क्या सामाजिक नजरिए में वाकई बदलाव लाने के लिए कानूनी और शैक्षिक कोशिशों के साथ साथ हमें व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर अपनी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए? शायद ये भी उतना ही जरूरी है।